समरी ऑफ टेक ओवर कोड। अब तक हमने क्या किया, हमने टेक ओवर कोड की डेफिनेशंस करी, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ मैंने सभी डेफिनेशंस डिटेल में नहीं करी है। तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, उन सभी डेफिनेशंस को जब जब उन डेफिनेशंस का यूज होगा, देखो डेफिनेशन का क्या पर्पस होता है कि जब वो वर्ड्स इन रूल्स में यूज किए जाएंगे, इन रेगुलेशंस में यूज किए जाएंगे, तो उनका आपने जनरल मीनिंग नहीं लेना, उनका आपने वो वाला मतलब लेना है जो SC/ST के अंदर दिया हुआ है। तो वो डेफिनेशन वाला रोल है। तो सब बच्चों से ये बोलना चाहता हूं कि जो मैंने आपको फाइल मेल करी थी SC/ST की, आपने उसके प्रिंट ले लिए हैं। तो इस क्लास को देखने से पहले वो प्रिंट्स आपके हाथ में होने चाहिए। और जो जो मैं डायग्राम बनाऊं, अगर आपने वन साइड प्रिंट निकाले हैं तो दूसरी साइड की प्रिंट पर ब्लैंक होगा, तो वहां डायग्राम बना लेना है। या अगर आपने बैक टू बैक प्रिंट निकाले हैं तो जो डायग्राम बनाऊं, जिस रेगुलेशन के साथ जो डायग्राम बनाऊं, तो वहां पे पेज को अटैच कर लेना, एक यानी ब्लैंक पेज पर डायग्राम बनाकर और उसे वहां उस रेगुलेशन के साथ स्टेपल कर लेना। बहुत टेक्निकल है, बहुत लोग इसको पढ़ने से डरते हैं। दुनिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जिनको SC/ST की समझ होती है, जो SC/ST को देख के डरते नहीं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। ऐसे भी बहुत कम लोग हैं जो इसे पढ़ते हैं, और ऐसे भी लोग कम हैं जो, ठीक है बेटा, जिन्हें पढ़कर समझ आता है। तो आप इसे पढ़ भी रहे हैं और आपको ये समझ भी आएगा। दैट्स माय रिटन गारंटी। आपको मैं लिख के रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, देखो ऑन रिकॉर्ड आपको गारंटी दे रहा हूं कि SC/ST आपको समझ में आएगा, इसका एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। ये मेरी गारंटी है। देखो आप इस बात को रिकॉर्ड भी कर रहे हो और ये फाइल भी आपके पास में भेज दूंगा। समझ गए ना बात मेरी? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। हियर इट बिगन्स, राइट। तो डेफिनेशन जिन लोगों ने नहीं करी तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर टेक ओवर कोड 2011, यहां से मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आपने शाबाश, 3 चीजों को यहां से समझना है। एक तो एक्वायरर है। एक्वायरर यानी एक्वायरर करने वाला, यानी शेयर्स खरीदने वाला एक्वायरर है। और यह टारगेट कंपनी जिसके कंट्रोल को हम टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं, ये है सर क्या, टारगेट कंपनी। और इसके साथ PAC आपने अच्छे से डेफिनेशन आपको कराई है। PAC की डेफिनेशन के ऊपर एक वीडियो है, वो मैं आपको भेज दूंगा जल्दी ही। शाबाश। और जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखते या जब तक आप PAC के बारे में समझ नहीं लेते, PAC का एक बहुत बड़ा डायग्राम बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा कि PAC का मतलब क्या है। तो जब तक आप PAC को अच्छे से समझ नहीं लेते, तब तक आप ये मानिए कि PAC एक टीम है जो कोऑपरेट करती है, जो एक्वायरर को सहयोग करती है। किस चीज में सहयोग करती है? टारगेट कंपनी के शेयर्स खरीदने में सहयोग करती है। तो PAC इज अ टीम, पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट। PAC की फुल फॉर्म क्या है? पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट। जो लोग कंसर्ट में काम करते हैं, कॉम्बिनेशन में काम करते हैं और एक्वायरर के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इन सब का क्या एक मकसद है? इन सब का मकसद ये है कि टारगेट कंपनी का कंट्रोल लेना है। तो देख लीजिए, एक बहुत क्रिस्प तरीके से एप्लीकेशन बता रहा हूं SC/ST का, तो आप समझ लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ SC/ST, शाबाश। एप्लीकेशन ऑफ SC/ST, तो 3 केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस आप सुनिए, विद एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे मित्तल स्टील एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और मित्तल स्टील ने एक धमाका किया था। यूरोप की एक बहुत बड़ी कंपनी एर्सरलोर,
एर्सलोर को टेक ओवर कर लिया था। पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया था कि एक भारत से एक कंपनी आई और उसने यूरोप की इतनी बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टेक ओवर कर लिया। पूरी दुनिया को हिला के रख दिया मित्तल स्टील ने ये धमाका करके। दूसरा एग्जांपल सुनो, डाइची सेंक्यो। डाइची सेंक्यो डाइची सेंक्यो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी, जापान की कंपनी है। और इसने रेनबैक्सी भी बहुत बड़ी इंडियन कंपनी है बेटा। रेनबैक्सी उन चुनिंदा कंपनियों में से है जो रिसर्च और एनालिसिस में बहुत पैसा खर्च करते हैं। रेनबैक्सी उन कंपनीज में से है। और तीसरी कंपनी मैं आपको बताऊं बेटा, यहां पे राइट एनी कंपनी, एनी एक्वायरर, मैं कहना चाहूंगा एनी एक्वायरर कोई भी एक्वायरर है वो टेक ओवर कर रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टेक ओवर कर रहा है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये 3 केसेस होने वाले हैं, ठीक है। यहां पे ये जो एर्सलोर है, ठीक है, ये जो टेक ओवर हुआ आउट ऑफ इंडिया हुआ, राइट, यानी इंडियन कंपनी में यूरोप में जाके टेक ओवर कर लिया। तो यहां SAST सब्सटेंशियल एक्वाजिशन शेयर्स ऑफ टेक ओवर कोड यहां एप्लीकेबल नहीं होगा। रेनबैक्सी क्या है? इंडियन लिस्टेड कंपनी है, तो यहां SAST अप्लाई होगा। और यहां पे जो टारगेट कंपनी है वो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो SAST यहां अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिए, एक बॉक्स बना के एक बात को नोट कर लीजिए। SAST कोड shall apply only in the case where target company is a listed company in India। बोली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपके? टेक ओवर कोड shall be applicable only in the situation where, right, where SAST code shall apply only in the case where target company is listed company। टारगेट कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है तो टेक ओवर कोड अप्लाई होगा। तो यहीं से 5 नंबर का सवाल बनता है, 5 मार्क्स का सवाल बनता है। खैर ये बात आप सीख गए। आइए यहां से रेगुलेशन 2 डेफिनेशन है और रेगुलेशन 3 की बात करेंगे, ठीक है। एक्वायरर और PAC, और ये है टारगेट कंपनी। ये लोग मिलकर इसके शेयर से एक्वायर कर रहे हैं। तो रेगुलेशन 3, शाबाश बेटा, आप नोट्स निकालिए। आपके पास नोट्स दिए हैं, तो फर्स्ट लाइन पढ़िए मेरे साथ।
नोट्स आपके सामने होने चाहिए। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है तो वो मुझे मेल कर देंगे, तो मैं भेज दूंगा उनको, और आप प्रिंट निकाल लेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 करेंगे इस पार्ट में। नो एक्वायरर शैल एक्वायर शेयर। तो ये एक एक्वायरर है और वो टारगेट कंपनी के शेयर एक्वायर करना चाहता है। ठीक है बेटा। शेयर्स और वोटिंग राइट्स, तो ठीक है, क्या क्या खरीदने पे पाबंदी है? शेयर्स पर। यूजुअली शेयर और वोटिंग राइट इकट्ठे होते हैं, लेकिन कहीं अगर अलग है किसी केस में तो शेयर्स और वर्ड यूज किया, वोटिंग राइट्स। यूजुअली इकट्ठे ही होते हैं, शेयर्स के साथ ही वोटिंग राइट्स अटैच होते हैं। नो एक्वायरर शैल एक्वायर शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन अ टारगेट कंपनी। भाई कोई एक्वायरर टारगेट कंपनी में शेयर्स एक्वायर नहीं करेगा। ठीक है बेटा। विच टेकन टुगेदर विद शेयर्स और वोटिंग राइट्स इफ एनी हेल्ड बाय हिम and by persons acting in concert with him in such target company, entitle them to exercise 25% of or more of the voting rights in such target company. Right beta? Unless the acquirer makes a public announcement of an open offer for acquiring shares of such target company in accordance with these regulations. आइए इसको एक बार पढ़ लीजिए दोबारा से, आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए एक बार। शाबाश, आपने पढ़ा बेटा। तो इन दोनों को, ठीक है, हम ऐसे समझेंगे। शेयर होल्डिंग, इन दोनों की शेयर होल्डिंग मिला के, शेयर होल्डिंग पोस्ट एक्विजिशन, यानी ये शेयर्स खरीदने जा रहे हैं, शेयर होल्डिंग और नंबर फर्स्ट। ठीक है, शेयर होल्डिंग लेस देन 25%। ठीक है, less than 25%, right? And शेयर होल्डिंग इनकी कितनी है? 25% और मोर, 25% और मोर। शेयर होल्डिंग कितनी है? 25% और मोर। तो ये दो ही केस बन रहे हैं यहां पे। शाबाश बेटा। इस केस में उन्हें पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। एक लॉजिक भी समझाऊंगा, पहले सेक्शन 3 रेगुलेशन 1 समझ लो। क्या करनी है? पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। डायग्राम बना लेना साथ साथ। पब्लिक अनाउंसमेंट क्या करनी है? किस चीज की पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है? ओपन ऑफर, यानी पब्लिकली उन्हें एक ओपन ऑफर करना है। पब्लिकली ओपन ऑफर उन्हें करना है। ओपन ऑफर में क्या करेंगे? ठीक है, ऑफर टू शेयर होल्डर्स, ऑफर टू शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। ऑफर ऑफ शेयर होल्डर्स, ऑफर टू शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। और अगर लेस देन है 25%, नो नीड टू मेक पब्लिक अनाउंसमेंट
एनी पब्लिक अनाउंसमेंट। तो सिर्फ इतनी बात आप लिख लीजिए, यानी खुल के आना पड़ेगा। यानी आपको, अगर आप गुपचुप तरीके से किसी कंपनी के कंट्रोल लेने की बात ना करें, खुल के सामने आ जाएं, ताकि आप याद करिए टेक ओवर कोड में, टेक ओवर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने कुछ स्ट्रेटजीज बताई थी, किलर बीज, गोल्डन पैराशूट, ठीक है। तो वो सब स्ट्रेटजीज टारगेट कंपनी यूज कर सकती है बचने के लिए, यानी गुपचुप तरीके से टेक ओवर नहीं करना। तो फर्स्ट सिक्योरिटी चेक लगा दिया 25% पर। अगर 25% आपके पास शेयर होल्डर हो गए, शेयर्स एक्वायर कर लिए, देन यू नीड टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर। यह है रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1। आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसकी इंटरप्रिटेशन मैं कर रहा हूं, आप ध्यान से पढ़ना है, याद करना है, लिखकर भी देखना है। आइए इसके लिए एक डायग्राम बनाता हूं, एक टेबल बनाता हूं आपको समझाने के लिए। शाबाश। क्या समझ रहे हैं बेटा? रेगुलेशन 3(1). शाबाश। तो ऊपर लिख लीजिए टेबल शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक announcement of open offer। तो एक टेबल बनाएंगे बेटा हम। शाबाश। एक कॉलम बनाइए इसका, और यहां आप बनाइए, यहां लिखिए सीरियल नंबर, यहां लिखिए शेयर होल्डिंग ऑफ एक्वायरर, और यहां लिखिए शेयर होल्डिंग ऑफ पीएससी, और यहां लिखिए टोटल शेयर होल्डिंग, और यहां लिखिए रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर।
चलिए, थोड़ा पेन साथ नहीं दे रहा है बेटा आज, तो बस मशीनों के साथ काम करने में यही प्रॉब्लम है कि कभी कभी ये साथ नहीं देती है बेटा। आज ये पेन थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। केस नंबर फर्स्ट देखेंगे बेटा। यहाँ पे 2-3 केस बनाने हैं बस मुझे। ओह, ध्यान से समझिए। शेयर होल्डिंग ऑफ एक्वायरर, टारगेट कंपनी में एक्वायरर की शेयर होल्डिंग 5% है और पीएससी की है 8%, और इस फाइनेंशियल ईयर में मिला के दोनों की शेयर होल्डिंग है 13%। ठीक है, एक केस और लिख लीजिए। इस फाइनेंशियल ईयर में 5%, अगले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे थे, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। अब पहले 5% थी, 8% थी, तो इस साल 5% और 5%, यानी 10% इस साल उन्हें शेयर से एक्वायर कर लिए। 8% पहले थी और 7% इन्होंने और एक्वायर कर ली, तो टोटल कितना हो गया जी? 15%। 10% एक्वायरर के और 15% इसके, तो सारी शेयर होल्डिंग एग्जिस्टिंग और इस साल जो करी वो सारी मिला के कितनी होगी? 25% हो गई। ठीक है, एक दो और कॉलम बनेंगे लेकिन वो बाद में बनाएंगे बेटा, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। शाबाश। तो यहां पब्लिक अनाउंसमेंट करने की रिक्वायरमेंट, यहां पे कोई आपको अनाउंसमेंट नहीं करनी, और यहां पे क्योंकि आप 25% अचीव कर चुके हो, टारगेट अचीव कर चुके हो, तो 25% और मोर हो जाएगी आपकी शेयर होल्डिंग। प्रपोज्ड शेयर होल्डिंग, इस साल की शेयर होल्डिंग और आपकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, दोनों को मिला लो, दोनों को मिला के पढ़ो, और टोटल शेयर होल्डिंग अगर ये 25% और मोर हो गई है, देन यू नीड टू मेक ओपन ऑफर, देन आपको खुल के आना पड़ेगा। आप रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 को एक बार दोबारा से पढ़े मेरे साथ, वर्ड बाय वर्ड मैं पढ़ रहा हूं, और एक एक शब्द मक्खन के जैसे समझ में आना चाहिए, अमूल के मक्खन की तरह समझ में आना चाहिए। अमूल का मक्खन समझ में आया आपको बेटा? हाँ, जिसको अमूल का मक्खन समझ में नहीं आया तो कल नाश्ते में अमूल का मक्खन खाकर देखना, तो जिस तरह से जो स्मूथनेस अमूल के मक्खन में होती है ना, वो स्मूथनेस चाहिए कंसेप्ट के अंदर। चलिए, नो एक्वायरर शैल एक्वायर, शेल वर्ड यूज किया है, शेल वर्ड को हाईलाइट कर लो, शेल एक्वायर यानी मैंडेटरी प्रोविजन है। शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन अ टारगेट कंपनी विच टेकन टुगेदर, मिला के, विद शेयर्स और वोटिंग राइट्स इफ एनी हेल्ड बाय हिम, यानी जब हम सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं, जब हम सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी शेयर्स कितने थे? 5%। ठीक है बेटा, और कितने और ले लिए? 5%। ठीक है, इफ एनी हेल्ड बाय हिम एंड बाय पर्संस एक्टिंग इन कंसर्ट विद हिम इन सच टारगेट कंपनी, यानी दोनों के मिलानी है, दोनों की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग भी आपको चेक करनी है और प्रपोज शेयर होल्डिंग भी आपको चेक करनी है, दोनों की मिला के शेयर होल्डिंग, राइट, held by him and by persons acting in concert with him in such target company entitle them to exercise, यानी दोनों को मिला के दोनों की इस साल की शेयर होल्डिंग मिला लो और दोनों की पिछले साल की पिछले साल तक, इस साल 1 जनवरी से शुरू हुआ ये साल, और पिछले साल 31 दिसंबर से पहले, अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर साल ले रहे हो, ठीक है बेटा, तो पिछले साल की शेयर होल्डिंग इस साल की शेयर होल्डिंग मिला के कितने हो गई? 25%। और मोर ऑफ द वोटिंग राइट्स इन सच टारगेट कंपनी अनलेस, यानी
25% शेयर होल्डिंग, 25% थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करना। अगर आप 25% शेयर होल्डिंग को क्रॉस करोगे तो अनलेस के बाद पढ़ो, अनलेस द एक्वायरर मेक्स अ पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है बेटा, यानी अगर आप 25% को टच करोगे तो यू हैव टू मेक एन ओपन ऑफर यू हैव टू मेक एन ओपन ऑफर फॉर योर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, यानी पब्लिक अनाउंसमेंट करनी होगी, ओपन ऑफर करना होगा कि आप शेयर्स कंपनी के खरीदना चाहते हैं। तो रेगुलेशन 3 और सब रेगुलेशन 1 था बेटा, ये बहुत ध्यान से पढ़ना। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, आप मेरे से पूछना। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू।